अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला, क्रिकेट मेला पाकिस्तान में सज चुका है। 29 साल बाद कोई भी आईसीसी का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। भरपूर तैयारियां आपने देखी, कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन आपने देखी। इसके अलावा कराची में भी हमने देखा कि स्टेडियम को थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ये बात साबित करनी है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी बहुत अच्छे होस्ट हैं। 8 टीमें इसमें शरीक हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत जो है वो पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा और वो मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे जो कि दुबई है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएं कि हाइब्रिड मॉडल पे तो वो मैचेस होंगे, लेकिन बाकी की तमाम इवेंट जो है वो पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तानी इस सिलसिले में बहुत पुरजोश हैं ये मैचेस देखने के लिए, क्योंकि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान एक इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट कर रहा है और इतना बड़ा ये इवेंट है जिसका हमें यकीनन बहुत अरसे से इंतजार था। अच्छा, इस पे भी हम बात भी करेंगे और हमारे साथ इरफान ज़हीर हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे, आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। इरफान, पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हालांकि किसी और प्रोग्राम में मुझे आप दोनों को थैंक यू कहना चाहिए था। आपको वेलकम कहता हूं। हमें शुक्रिया कहें, हम आपको शुक्रिया कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का ताज जब किसके सर सजेगा ये तो हम सबको इंतजार है, और आखिरी मैच कहाँ होगा इसका भी बेसब्री से इंतजार है, पाकिस्तान में या फिर दुबई में। तो अभी तो आज पहला मैच चल रहा है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये मैच जारी है। 4 आउट हो चुके हैं और गालिबन 200 के करीब कुछ स्कोर हो भी चुका है न्यूजीलैंड के। अच्छा इरफान, कल भी हम ये बात कर रहे थे और आपने बोला कि क्योंकि कराची में ड्यू फैक्टर ज़्यादा होता है तो पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो उन्हें फील्डिंग करनी चाहिए। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं इस उनके डिसीजन से? देखें आयशा, आपकी एक तो 2 रीज़न इसमें। एक तो ये कि जब भी ड्यू फैक्टर आता है तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो, जो भी आपका स्टांस हो, आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर में पेसर के लिए बॉल को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सीम और स्विंग खत्म हो जाती है, और स्पिनर के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खासतौर पे जो रिस्ट स्पिनर होता है वो जब रिस्ट को आपको ब्रेक करते हैं तो बॉल बिल्कुल सीधी आती है और स्पिनर को ज़्यादा चांस होता है कि आप अटैक कर सकते हैं। आपको याद होगा जो हमने चेज भी किया थी 53 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ड्यू फैक्टर आ गया था और ड्यू फैक्टर की वजह से पाकिस्तान को चेज करना बड़ा कन्वीनियंट हुआ। आल्दो कि आप जितना मर्जी प्रेज हम ज़रूर करेंगे रिजवान और सलमान अली आको की बड़ी शानदार पार्टनरशिप उन्होंने लगाई, बट उसमें कहीं ना कहीं रोल ड्यू का भी था। और हम जो ट्राई नेशन का फाइनल भी हारे हैं, तब भी मैं ट्रांसमिशन कर रहा था, मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान ये मैच बहुत मुश्किल है कि जीत पाए, कि हमारा डिसीजन गलत हो गया। तो एक तो आपका स्क्वाड में शायद मुझे लगता था कि फ़हीम को भी तब आपने गलत खिलाया था, आपको आकिफ के साथ जाना चाहिए था, बट ओबियसली अब जो भी आपने डिसाइड किया, बट वो एक डिसीजन कई दफ़ा इतना मैटर करता है। अगर आपको याद हो 2021 का जो वर्ल्ड कप था दुबई में T20 खेला गया था, तमाम मैचेस में हुआ क्या कि जो टीम टॉस जीती थी वो केस पे जाती थी और सिंगल हैंडली ईजिली वो मैच जीत जाती थी। तो T20 में क्योंकि छोटा फॉर्मेट होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, आल्दो कि ये 50 ओवर है, बट फिर भी जब ड्यू फैक्टर आएगा तो चेस करने वाली साइड के आप समझ लें कि 90% चांसेस एनहेंस हो जाएंगे। तो अभी करंटली अगर इरफान देखा जाए तो 191 पे 4 जो है आउट हो चुके हुए हैं न्यूजीलैंड के। आपको क्या लगता है कि कितना हाई स्कोरिंग टारगेट पाकिस्तान को मिल सकता है, और ये कंसिडर करते हुए कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है, बाबर की परफॉर्मेंस हमने देखनी है, बाकी खिलाड़ियों की देखनी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितना एक स्कोर पाकिस्तान को मिल जाए तो ईजिली पाकिस्तान चेज कर सकता है? इमरान, अगर आप पाकिस्तान बॉलिंग को देखें ना तो हमें 90% जो विक्ट्रीज पाकिस्तान की बॉलिंग ने दिलवाई, लेकिन ये डिबैकल हमारा स्टार्ट हुआ एशिया कप से। उसमें हमारा एक इंडिया के साथ मैच था, उसमें पाकिस्तान को बड़ी मार पड़ी। उसके बाद हमारा जो ट्राइयो था खासतौर पे नसीम, शहीन और हारिस का, हमने देखा कि ये उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और फिर शादाब की परफॉर्मेंस भी बुरी हुई। तो हुआ क्या कि हमारा उसके बाद परफॉर्मेंस जो आ भी रही है, हम विक्ट्रीज भी ले रहे हैं, बिट्स एंड पीसीज में आ रही है, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम मिडिल ओवर में आउट नहीं कर पा रहे। अभी भी आज देखें कि हमने 3 उनके ऑलमोस्ट 70 ऑड पे आउट कर लिए थे और एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करवा दी 100+ की। उससे क्या कि अब दोबारा से वो गेम में वापस आ चुके हैं, मोमेंटम बन चुका है। जो कज़ाफ़ी में भी मैच खेला था पहला उन्होंने, तो उनका समहाउ यही टोटल था और आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने 130 के करीब टोटल कहा दिया, जिसमें ग्लेन फिलिप की आपको इनिंग्स याद होगी, उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और आखिरी ओवर में उन्होंने 25 रन भी स्कोर किए। तो अभी वो जो चाह रहे थे न्यूजीलैंड, वो समहाउ उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं और आखिरी उनके लिए पूरा स्टेज सेट है। आखिरी 11 ओवर की गेम ऑलमोस्ट रहती है और वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह 300+, 350 के दरमियान जो भी टोटल हो सकता है वो करें। पाकिस्तान के पास अब एक ही होप है कि दे आर होपिंग फॉर द ड्यू। ड्यू आता है, कब आता है, कन्वीनियंट हो जाएगी बैटिंग।
लेट्स सपोज अगर ड्यू नहीं आता, आज जो विकेट है इसमें ब्रेक भी ज़्यादा है। अच्छा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जो पहले 2 मैचेस हमारे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ खेले गए थे, या न्यूजीलैंड का उनके साथ मैच था, उसमें इतनी ज़्यादा ब्रेक नहीं आ रही थी। बट आज हम देख रहे हैं कि स्पिनर की बॉल थोड़ी ग्रिप भी कर रही है। एक तो मैं बताता चलूँ कि ये जो विकेट्स हैं ये अब पाकिस्तान क्यूरेटर तैयार नहीं कर रहे, ठीक है, ये आईसीसी के अंडर है, आईसीसी के एम्बट के अंदर है, आईसीसी के क्यूरेटर इसको तैयार कर रहे हैं। तो आईसीसी हमेशा ये कोशिश करता है कि बैटिंग विकेट तो हो, बट कहीं ना कहीं बॉलर के लिए भी थोड़ी सी मदद रखते हैं। वेदर भी तो इफेक्ट करता है, क्योंकि जब पहले मैचेस हुए तब थोड़ी सर्दी थी, अब देखें अब गर्मी का भी वेदर, और जैसे कि ड्यू फैक्टर की भी हम बात कर रहे हैं, ये वेदर भी तो इन चीजों पे असरअंदाज होता है ना। पार्शली बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन इतना ज्यादा हम कह नहीं सकते कि एक वीक में बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया। होता नॉर्मली ये है कि अप्रैल के बाद या मार्च के बाद कराची में, लाहौर में तो आप अप्रैल के बाद बात कर सकते हैं, पिंडी में क्योंकि कराची में थोड़ा विंडी ज्यादा है, वेदर थोड़ा जल्दी चेंज हो जाता है, तो मार्च के बाद होता है नॉर्मली कि विकेट्स के अंदर जरा क्रैक आने शुरू होते हैं, तो स्पिनर को मदद देती है। जो हम एक डिबेट आगे करेंगे भी, और लोग भी पूरे 2 वीक से हम मीडिया, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ क्यों जा रहा है। दुनिया की तमाम साइड 3-4 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। मेरी सोर्सेज के मुताबिक, और जितनी मेरी बात हुई है मैनेजमेंट के लोगों से, उनका मानना ये है कि पाकिस्तान में या जो इवन दुबई के अंदर भी इन कंडीशन के अंदर बॉल कम स्पिन करता है, क्योंकि जिस तरह आपने जो क्वेश्चन किया कि बॉल जब क्रैक्स आते हैं तो फिर आपकी बॉल ज़्यादा ग्रिप करती है और स्पिन ज़्यादा करता है। इस वेदर के अंदर क्योंकि विकेट्स के अंदर आपका जब हार्ड रोल यूज़ करते हैं तो वो बॉल ज़्यादा स्पिन होता नहीं है। बट फिर भी मैं जिस तरह आज देखा, खुशदिल शाह की कुछ बॉल स्पिन हुई, हमने देखा कि अबरार की बॉल भी थोड़ी स्पिन हो रही थी, तो ये फेवर कर रहा है। और न्यूजीलैंड के बड़े 3 तगड़े स्पिनर हैं। टेंडर की बात करें तो इस टाइम मेरा ख्याल है दुनिया का बेस्ट स्पिनर है। फिर इसी तरह ब्रेसवेल बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। फिर ग्लेन फिलिप ऑलराउंडर है, बट हम देखते हैं कि वो हर मैच में 8-10 ओवर करता है। तो ये उनके तीनों बॉलर बड़ी अच्छी फॉर्म में है। अच्छा, मैं इसी पे आपसे पूछना ही चाह रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो परफॉर्म किया है तय मुल्की सीरीज़ में, वो तो हमारे सामने है, वो जीत भी गए। पाकिस्तान को 2 दफ़ा उन्होंने शिकस्त भी उसमें दे दी। लेकिन अब जो बड़ा मैच जो आज होने जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा इवेंट है। अब कितनी नफ्सियाती में बढ़तरी हासिल है, और अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिव एनालिसिस आपका क्या होगा? कौन सी टीम जो है ऑन पेपर तगड़ी लगती है आपको? देखें, ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना तो 118 दफ़ा प्रॉब्ली दोनों आपस में खेले हैं। पाकिस्तान 61 टाइम जीता है और ये 53 टाइम जीते हैं। बड़ा एक मैं तो हमेशा कहता हूँ बड़ा सरप्राइजिंग किस्म का ये स्टैट्स है कि जो न्यूजीलैंड से हम कभी जीत नहीं पाए चैंपियन ट्रॉफी में, तो ये एक बड़ी एक पाकिस्तान के लिए वेट्स हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ है कि पाकिस्तान अपनी चैंपियन ट्रॉफी में इनको डिफीट नहीं दे सका। ये स्क्वाड दिखा भी रहे हैं हम स्क्रीन पे। हाँ जी, स्क्वाड तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि ये टीम हमारी खेल रही है, उनका भी इनका रविंद्रा जो मेन पार्ट होते हैं वो इसमें पार्ट नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये जो आप इमरान बात कर रहे थे कि किसका बैलेंस है, तो हमेशा पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीतता है, मोस्टली जीतता है। बट रिसेंट पास्ट में हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड बड़ा शानदार क्रिकेट खेल रही है। खासतौर पे इनका जो कोर है प्लेयर्स का, ये 2 साल से वही यूनाइटेड हैं, आल्दो के बोल्ट, और जो अगर हम बात करें तो सऊदी इनकी टीम का पार्ट नहीं है, जो इनके मेन फीचर थे बॉलिंग के अंदर। बट लुकी फर्गसन इनका वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, वो भी अभी कुछ दिन पहले इंजर हो गया, तो उनकी जगह जेमिसन आ चुके हैं, वो भी 145 से आज इंजर हुए हैं ना। फखर भी तो आज फखर की अच्छी चीज़ ये है कि दोबारा ग्राउंड में आ चुके हैं। आगे जब बैटिंग के टाइम आएगा पाकिस्तान की तो कुछ असर कर नहीं, उन्होंने मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रिकॉशनरी तौर पे वो ग्राउंड से बाहर गए और फिजियो ने उनको चेक किया है, डॉक्टर्स ने, ऑब्वियसली पैनल मौजूद है, वो देखने के बाद पीसीबी की कोई रिलीज मीनवाइल नहीं आई। और अच्छी चीज़ है कि दोबारा वो ग्राउंड में आ गए। अगर कोई रिस्क होता तो खुदा न खास्ता वो ना आते, और साइम की इंजरी की वजह से पहले ही हमारी पूरी टीम का जो कम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब हो चुका है, और खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड इनको हो जाता या ऐसा कोई प्रॉब्लम आता तो फिर जो हमारे चांसेस थोड़े बहुत हैं चैंपियन ट्रॉफी में वो और मिनिमाइज हो जाते। अच्छा, बाबर से हमेशा ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और पिछले कुछ अरसे से वो शायद उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, और तो उन्होंने कह दिया बेचारे ने मुझे किंग भी ना के और उनसे नंबर 1 पोजीशन भी जो है वो छिन गई है। लेकिन एक बात है कि वो ओपनिंग के लिए तो आएंगे, और आपको क्या लगता है कि उनके नंबर पे बड़ी बात हो रही है कि शायद उनका वो ओपनिंग में उस तरह से सेट नहीं हो पा रहे, उनका दूसरा या तीसरा नंबर बेहतर हो सकता है, तो आपके ख्याल में उनको किस नंबर पे खिलाना चाहिए? देखिए, बाबर को ऑलमोस्ट 2015 में उसका डेब्यू हुआ था, और अगर देखें तो 9-10 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मिकी आर्थर और सरफराज के एरा में वो आए थे, और उन्होंने तब आइडेंटिफाई किया था कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर में बेस्ट टैलेंट है और इसको लेके चलना है। और तब मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली टीम पे खेलते थे, दोनों से नंबर लेके बाबर को दिया गया। आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको बनाया, 55 प्लस की उसकी एवरेज है, 1900 है उसके, 6000 फास्टेस्ट रन उसने बना दिए। T20 में आप डिबेट कर सकते हैं बाबर की बैटिंग के ऊपर, उसके बैटिंग स्टाइल के ऊपर, वो तेज़ नहीं खेलता। टेस्ट में भी आप बात कर सकते हैं बाबर से रन्स नहीं हो रहे, लेकिन ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट था
जिसमें बाबर दुनिया में बेस्ट है और इसीलिए वो 4 साल से कंसेक्टिव नंबर 1 था। अब शुभमन गिल ने उससे ये टाइटल अभी फिलहाल उसने उनसे लिया है क्योंकि बाबर की रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है। तो आपकी जो सेट पैटर्न होता है, जो टेम्पलेट मिला होता है, कभी भी अच्छी टीमें अपने कोर को चेंज नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन बिल्कुल गलत था कि आपने किया गया। इस फॉर्मेशन के अंदर जितनी आपने देखा ना इमरान, जो आर्गूमेंट्स हम देख रहे हैं लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज देख रहे हैं, 2 चीज़ें हमारी मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने करना था। साइम की जगह आपने एक ओपनर डालना था, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी। वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो थर्ड थी वो मामूल हक थे और अभी जितना रिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं इस पे हम अलहदा बात कर सकते हैं कि क्यों नहीं रखा गया, वो भी मेरे पास इनसाइड है। दूसरी, आपने क्या करना था कि आपका जब स्पिनर था जो आप 6 मंथ से कैरी कर रहे थे, मामूल को क्यों नहीं रखा गया? वो मैं बताता हूँ जी, पहले मैं इस फॉर्मेशन का बता लूं। क्यूरियोसिटी पैदा करा। अच्छा, अब वो आपने सुफियान मुकीम को और फैसल अकरम को किया। चले आपने फैसल अकरम से ज़्यादा प्रेफरेंस दी सुफियान मुकीम को, आप उसको कैरी करते हैं। बच्चे को 6 मंथ से लेके कैरी कर रहे हैं। साजिद खान मेरी नज़र में इन दोनों से बेहतर था। तो आपको सिंपली यही लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं आपने डालने थे। किसी ने ना कोई डिबेट करनी थी, ना कोई प्रॉब्लम होना था। तो आपने खुद अपने जो प्लेइंग 11 या 15 का स्क्वाड था उसको डिस्टर्ब किया और उसका ये प्रॉब्लम आया। इमाम ने अभी भी ये मैच खेला 2 दिन पहले भी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला और उसने 94 बॉल पे 98 रन किए और रन आउट हुआ है। क्यों नहीं खेला गया, उसके 2-3 फैक्टर मैं बता देता हूँ। जी जी। एक तो उन पे एलिगेशन आया जी कि जो ड्रेसिंग रूम की जो खबरें बाहर जाती हैं वो शायद इमाम लीक करता है, जो इनसाइड है। दूसरा, उन पे एलिगेशन ये था कि वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ हो रही थी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़, उससे पहले एक 3 रोज़ा मैच खेला गया जिसके कैप्टन थे इमाम। कहा जाता है कि इमाम लास्ट डे जो था वो टीम को छोड़ के लाहौर ट्रैवल कर रहा है कि इन्होंने अगले दिन फिर टीम को ज्वाइन करना था मुल्तान पे। मैनेजमेंट का या उनकी सोच शायद ये है, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक, कि उनका था कि बाय बीइंग अ प्रोफेशनल आप टीम को छोड़ के नहीं आ सकते, आप कैप्टन थे, आप फिनिश करते मैच फिर अगले दिन आते। इमाम का स्टांस जो मुझे पता चला है, जो बात हमारी भी हुई है उनसे, वो ये था कि वो परमिशन के साथ आए, बट दोनों की जो साइड है वो डिफर कर रही है। और ये कॉन्फ्लिक्ट आपके ख्याल में जो ये वजह बनी है, और ये वजह बनी है जिसकी वजह से हम इरफान बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी हम बताएं कि राशिद लतीफ़ ने भी कहा है कि 5-6 लड़के ऐसे हैं जिनकी टीम में जगह नहीं बनती थी। शायद अफरीदी से जब पूछा गया उन्होंने कहा मुझे भी पता है कि, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, उन्होंने कहा नाम नहीं लूंगा। तो आखिर ये टीम को किस तरह से प्लान किया गया है, किसको शामिल किया गया, किसको मेरिट पे रखा गया और किस पे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ये सुनो न्यूज़ की ट्रांसमिशन जारी है। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, न्यूजीलैंड चौके पे चौके मारा है तो हमारा पता नहीं क्या हाल होगा। अच्छा, लेकिन इरफान, में आज के मैच के हवाले से मज़ीद बात करने से पहले अगर ओवरऑल हम इस इवेंट की बात करें तो हमने देखा कि जब से ये स्टार्ट हुआ था इस इवेंट के हवाले से तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ से। वो चाहे इंडियन टीम के पाकिस्तान आने के हवाले से हो या फिर जर्सी पे पाकिस्तान का नाम लिखवाने के हवाले से हो। अब वो तो बाद में हाइब्रिड सिस्टम के तहत ये डिसाइड हुआ कि इंडियन टीम दुबई में खेलेगी, लेकिन बाकी टीमों का भी तो फिर इस बारे में होगा ना कि भाई अगर वो जाके खेलेंगे तो हम भी क्यों पाकिस्तान आए। नहीं, देखें, ये मेरा ख्याल है कि पहले कंट्रोवर्सीज के हवाले से बात करें तो अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को कभी भी पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। आर्ट और स्पोर्ट्स को हमेशा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को हर फोरम पर डेंट करने की कोशिश की। इस चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करें तो ये पहली दफ़ा हुआ कि किसी भी जो आपका ओकेजन होता है या आपका इवेंट होता है उसका जो आपका स्केड्यूल होता है वो ऑलमोस्ट 90 डेज पहले अनाउंस करना होता है। हमने देखा कि ऑलमोस्ट 60 डेज के करीब जाके किया, तो ऑलमोस्ट एक मंथ डिले के साथ आया। फिर दूसरा हमने देखा कि जो डिबेट थी भारत आ रहा है नहीं आ रहा, वो इतनी ज़्यादा डिस्कशन रही, वो आखिरी 1 मंथ तक चलती रही और एक अजीब केओस की सिचुएशन थी। अच्छा, उसमें एक सबसे बड़ी जो वेट चीज़ मुझे लगती है कि आपका 2021 के अंदर MOU साइन होता है जिसमें 10 साल की अनाउंसमेंट की जाती है कि ये इवेंट इस कंट्री ने होस्ट करना है। उसमें तमाम उस ट्रीटी के ऊपर तमाम कंट्रीज़ के साइन है, तो ये भारत कर लेना चाहिए, उसलिए कर लेना चाहिए था। तो उस पर आप साइन करके, और ये भारत की हसलत रही है, उस टाइम क्यों नहीं किया? उनका था कि अगर हम अभी करेंगे तो ये 2023 का वर्ल्ड कप खेलने हमारे पास नहीं आएंगे। उन्होंने अपने इवेंट को सेव करना था, अपना इवेंट करवा के, और इवन उनके जो सेक्रेटरी थे और प्रेसिडेंट थे राजीव शुक्ला और अजहर बिनी, वो 2023 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आए, लाहौर आए, और उस टाइम ज़का अशरफ जो थे वो चेयरमैन थे, उनसे मिले और उन्होंने शोर किया। ठीक है, उनकी जो गेम कह लें, प्लानिंग कह लें, ड्रामेबाजी कह लें, वो ये था कि वर्बल बातें करके हमारे भी इतने मासूम और भोले चेयरमैन थे, उनकी बातों में आए और वैसे ही होता। और अनफॉर्चुनेटली ये भी था कि एक चेयरमैन मीटिंग करके आता था, अगली मीटिंग में कोई और चेयरमैन होता था। ICC वालों ने कहा भी हमें
ये जब साल के अंदर 4 हमारे चेयरमैन चेंज हुए, तो खैर उसका ये सारा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें आयशा इसमें डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए था, जिसमें हमारे जो बोर्ड है, ये चेयरमैन है, वो कहीं ना खाम ख्याली में रह गए। उनको लगा कि ऐसा होगा नहीं। उनकी अब सारी स्टेटमेंट उठा के देख लें, 10 अक्टूबर वो यही कहते रहे कि जी पाकिस्तान में पूरा इवेंट होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, हम मानेंगे ही नहीं, हम तो पॉसिबल नहीं है, हम इवेंट से बाइकआउट कर देंगे। इवेंचुअली वही हुआ जो भारत ने कहा। वो पहले दिन से ये स्टांस था कि हम नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे ही वो कर रहे थे, तो हम उसी पे गए। जो आपका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि हम करना क्या चाहिए था, हमें डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी तमाम बोर्ड्स को एंगेज करना चाहिए था। जो 7 दूसरे कंट्रीज थे उनसे बात करते, उनके साथ डिप्लोमेसी स्टार्ट करते। हम कहते हैं कि जी आप सब आ रहे हैं, हम भी आपकी कंट्री में आते हैं, ये वाहिद कंट्री है जो क्रिकेट को डिस्टर्ब कर रहा है, आईसीसी भी सम हाउ उसके साथ मिला हुआ है, हमने इसका कहीं तोड़ निकालना है। अगर आपकी ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका स्ट्रांग होता, आपकी बात में वैलिडिटी होती, आप सबको लेके चलते, एंड में मैटर किसके पास जाना था? बोर्ड मीटिंग के पास, जो आईसीसी का लास्ट रूल होता है। कोई कंट्री ये डिनाइल करता है, आपने भी आई एम श्योर मीडिया पे ये बहुत बात की भी होगी न्यूज़ के अंदर कि बोर्ड मीटिंग की तरफ मामला जा सकता है, ये है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने उस पार्ट पे किसी ने काम ही नहीं किया, हम इस पे आके आखिर में इतने डर गए कि हमने अपने स्टेडियम पे 15 अरब लगा चुके हैं, 16 अरब। तो अगर खुदा न खास्ता पूरी चैंपियन ट्रॉफी हमसे निकल जाती, क्योंकि आखिरी थ्रेड तो ये आ गया था कि पाकिस्तान नहीं होता तो पूरी इंडिया शिफ्ट कर दें या साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दें। इससे पहले कि ये हमारे जो पैसे हमें गेट मनी और जो होस्टिंग के राइट्स मिलने हैं, ये सब वेस्ट ना हो जाए और हमारा जो लोगों ने आके बाकी चले 7 टीमें आ रही ये ना निकल जाए, हम अपने स्टांस से पीछे हट गए। और उसकी वजह से इतना हर्ट हुआ, डंट पड़ा कि आपका इवेंट वो फ्यूजन मॉडल पे, जो पहले हाइब्रिड था, बाद लेटर ऑन उसको फ्यूजन मॉडल का नाम दे दिया गया। और उसमें ये फर्दर रखा गया कि आप हमारे कंट्री में नहीं आ रहे तो पाकिस्तान भी नेक्स्ट 3 ईयर्स आपकी कंट्री में जाके नहीं खेलेगा। खैर मुझे लगता है कि भारत इस पर भी कोई गेम खेल लेगा और पाकिस्तान को जाएगा। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं और होता आया कि हम शायद वो, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है, उनका बोर्ड इतना रिच है, और आईसीसी की 80% जो फंडिंग है वो बीसीसीआई करता है, ठीक है, रेवेन्यू उधर से आता है। तो वो अब देखें ना, आईसीसी की जो शेयरिंग होती है रेवेन्यू की तमाम टीम्स के अंदर, तो डॉक्यूमेंट हो गया, भारत का हो गया हुआ है, पहले भी डॉक्यूमेंट था। क्या जो एमओयू साइन था आके पाकिस्तान 2025 का इवेंट होस्ट करेगा, भारत ने इधर आके खेलना है, क्या वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था? नहीं, अगर हम स्टैंड ले लेते हैं, जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, रिटन फॉर्म में मौजूद है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में मौजूद है, अगर हम स्टैंड ले लेते हैं तो इस पर कोई एतराज़ होगा किसी को? देखिए उसमें करने को तो सारा कुछ हो सकता है, वो भी डॉक्यूमेंटेड था। उसमें यह था कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाते हैं, आप बात करते हैं, केस तो प्लीड कर सकते हैं। ये 2016 में भी एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था। भारत ने हमारे साथ ट्रीटी साइन की, सब कुछ हुआ कि बायलैटरल सीरीज होगी, हम पाकिस्तान आके खेलेंगे, हम जाके खेले, भारत नहीं खेलने आया। उस टाइम नजब सेठी साहब थे, उन्होंने जाके आईसीसी के पैनल पे बात की, नहीं मानी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, उल्टा हम केस हार गए, हमें फाइन हो गया। ठीक है, तो आपने चीज़ों को प्लीड किस तरह करना है, लेके किस तरह चलना है, ये भी बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक क्लॉज, जो मैंने सारे इनके रूल्स पढ़े आईसीसी के, उसमें एक क्लॉज है, अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती किसी रीज़न से, तो वो ओबियसली रुक सकती है। तो उन्होंने उसी क्लॉज को पकड़ के खेला, बट सारे का सारा ये मैं इसका रिस्पॉन्सिबल आईसीसी को ठहराऊंगा। आप ये देखें ना कि ओलंपिक्स के अंदर, फीफा के अंदर, टेनिस फेडरेशन में कभी कोई पॉसिबिलिटी लगती है कोई कंट्री ऐसा कर सके? सवाल ही नहीं पैदा नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। तो ये कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट में होता है और हर दफा ही भारत कर रहा है। और फिर उसके बाद जो कंट्रोवर्सी पहले ये बनी, फिर उसके बाद जी भारत ने कहा पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाएगा, वो प्रॉब्लम आया, वो बड़ी मुश्किल से सॉर्ट आउट हुआ। फिर तीसरी कंट्रोवर्सी आ गई कि कैप्टन नहीं आएगा, और आप ये देखें कि जो अभी लाहौर में 3 दिन पहले हुआ भी सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो कैप्टन ही नहीं थे। ये पहली दफा आईसीसी का कोई इवेंट हो रहा है कि कैप्टन की एक हिस्ट्री होती है कि वो तमाम कैप्टन इकट्ठे होते हैं, उनका फोटोशूट होता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। इस दफा इवेंट हाइप बनाने के लिए होता है, पूरी दुनिया को आप शोकेस करते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है उसका आप। और मेरा मानना यह कि जहाँ आईसीसी को डेंट हुआ है, पाकिस्तान को शायद इतना नहीं हुआ, ब्रॉडकास्टर को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। ब्रॉडकास्टर सबसे बड़ा किसी भी इवेंट से पहले उस इवेंट से एक मोमेंटम बनाता है, एक हाइप क्रिएट करता है, तो आप वो भी क्रिएट नहीं कर पाए। तो आईसीसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अब ये स्टैब लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है। कई भी वो अपनी अथॉरिटी को बात कर रहे थे, एज ए कैप्टन रिजवान के लिए पहला इंटरनेशनल एक बड़ा इवेंट है जिसमें वो कैप्टन के तौर पर आगे आए हैं। और इसी तरह अगर हम देखें न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल स्टेटनर, उनका भी ये पहला इस तरह का बड़ा इवेंट है। आप इन दोनों की गेम सेंस को कैसे देखते हैं इस तरह के एक इवेंट के लिए? देखिए, रिजवान के पास बहुत इमेंस एक्सपीरियंस है कप्तानी का, खासतौर पर आप PSL देखें, और अगर आप इधर लोकल भी जितने भी इवेंट आपके हो रहे हैं उसमें बड़े केपी को विक्ट्रीज दिलवाई हैं। PSL के 3 उसने कंसेक्टिव फाइनल खेले हैं, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है उसके पास। और शायद जो सिचुएशन बाबर की
कप्तानी के बाद बन चुकी थी, वो लगता था कि शायद यही एक ऑप्शन आपके पास जिसको आपने कैरी करना और उसी को किया गया। बट हमें भी लगता है कि इसकी कप्तानी बिट्स एंड पीसेस में आती है। किसी मैच में हमें लगता है बहुत ठीक कप्तानी कर रहे हैं, किसी में कोई ऐसे लैप्सेस करते हैं, जैसे आज के मैच की बात करें, कुछ मौके पे गुस्से में भी नजर आ हाँ, वो जो अग्रेसिव भी नजर आ रहे थे, नॉर्मली जो नहीं नजर आते वो बड़े। अच्छा, उनके एक और डिसीजन है जो कि खुशदिल शाह को आखिरी ओवर्स में उन्होंने बॉलिंग का मौका दिया है और उस पे काफी पिटाई भी हो रही है। इसी तरफ आने लगा था इरफान, छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, इस पे हम वापस आएंगे और इरफान से पूछेंगे कि खुशदिल शाह पे तो पहले भी काफी एतराज़ात जो है क्रिकेटर्स कर रहे थे कि इनकी टीम में जगह उस तरह से शायद नहीं बनती। बाल वो टीम में खेल भी रहे हैं, बॉलिंग भी करवा रहे हैं और आखिरी ओवर्स में जब उनको बॉलिंग का मौका दिया कैप्टन की जानिब से तो उस पर कुछ छक्के चौके भी उनको लग रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक। जनाब, स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ मैच अपडेट भी आप तक पहुंचाएं, कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक छिक्का बच चुका है शाहीन शाह अफरीदी को और इससे पहले आपको ये भी बताएं कि 47 ओवर्स का ऑलमोस्ट खेल जो है वो कंप्लीट होने को है। 276 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं, उसके सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इज़वान बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि आपने देखा 2 सेंचुरीज तो कर ली, विल यंग ने सेंचुरी कर ली, इसके साथ साथ टॉम लेथम ने भी सेंचुरी स्कोर कर ली है। तो अब अगर 2 सेंचुरीज कर लेंगे वो तो स्कोर फिर कहाँ तक जा सकता है। और इरफान ज़हीर साहब से ब्रेक में बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि शायद 300 से ऊपर चले जाए। तो इरफान साहब स्कोर करवा लें, अगर हम चले करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, करवा लेते हैं। एक और छक्का भी लग चुका है, ठीक है। तो एक चौका लग चुका है शाहीन अफरीदी को और 2 छक्के लग चुके हुए हैं, ठीक है। अगर चलें ठीक है, 300 रन करवा लिया हमने, ये करना किसने? करना तो बात की बात है। ये जो शाहीन की हमने पहले बात की थी, मैंने जो आपको जिक्र किया था कि ये जो ट्रायो है हमारा, ये डेथ बॉलिंग एक बहुत बड़ा, मिडिल ओवर में जो हम विकेट नहीं लेते उसका सारा प्रेशर आता है एंड ओवर पे। और डेथ ओवर में हम क्या देख रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा रन होते हैं। लास्ट जिसका मैंने बात की, जो लाहौर में पहला मैच हुआ था, उसमें भी लास्ट 10 ओवर में इन्होंने 130 के करीब रन किए थे और लास्ट 5 ओवर के अंदर 6 ओवर में 86 रन न्यूजीलैंड ने किए थे। आज भी जब उन्होंने देखा कि 4-5 ओवर रह गए हैं तो उन्होंने हिटिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उनकी विकेट्स इतनी इन हैंड है कि उनके लिए प्रेशर किसी तरह का नहीं है, वो चार्ज करते हैं। और अभी पूरे का पूरा जो चार्ज है वो ग्रीन फिलिप ने दोबारा से ले लिया। वो एक पावर हिटर है, वो फिनिशर का रोल जानता है। और ये जिस तरह मैं कल भी बात कर रहा था कि अगर आप पूरा स्क्वाड देखते हैं 8 की 8 टीमों में, सबसे बैलेंस और स्ट्रॉन्ग साइड जो लगती है हमें न्यूजीलैंड है। सबसे मोस्ट जिसे कहना चाहिए, उनका मोमेंटम वाइज भी, कॉन्फिडेंट वाइज भी और स्क्वाड के लिहाज से जो तमाम एरियाज को या बॉक्सेस को टिक करती है वो न्यूजीलैंड है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी बैलेंस टीम की तो पाकिस्तान के अलावा सारी टीमें बैलेंस लग रही हैं। बैलेंस काफ़ी टीमों का ख़राब है। जैसे हमेशा हर इवेंट के अंदर सबसे फेवरेट टीम जो ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, बट नहीं है, क्योंकि उनके मेन 5 प्लेयर नहीं है। तो आगे ग्रेजुअली हम टीम्स के ऊपर बात जब करेंगे तो डिस्कस करें। इंग्लैंड की बात करें, सब मेन प्लेयर हैं, मोमेंटम उनका शटर्ड है। अभी रिसेंटली इंडिया ने उनको तमाम मैचेस 3 ODI 2 T20 हराए, सिर्फ एक मैच तो T20 का जीत पाए हैं। तो कई टीमों का स्कैटर्ड है। फिर इस तरह साउथ अफ्रीका टेस्ट में बहुत अच्छा खेलता आ रहा है, ODI में हमसे 3 मैचेस हारे, अभी फिर हार गया हमारे से वो एक मैच। तो ये नाम बड़े कई टीमों के, मोमेंटम बहुत मैटर करता है कि आपकी टीम जेलिन किस तरह है। जो टीम की फॉर्मेशन है ना, एक पहले 3 स्टेप में हम इसको बात करते हैं। पहले आपका स्क्वाड के आपने सेलेक्ट क्या किया, जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। फिर आपकी आती है टीम का फॉर्मेशन क्या है कि आपके 11 प्लेयर क्या है, एक प्लेयर दूसरे को कंप्लीमेंट किस तरह करता है, आपका ऑलराउंडर का रोल कब आ रहा है, अच्छा बैटर किस तरह किस नंबर पे भेज रहे हैं, अच्छा फिर आपका लेफ्ट और राइट हैंड का कम्बिनेशन किस तरह। जिस तरह आप न्यूजीलैंड का देखें, एक राइट हैंडेड आ रहा है, एक लेफ्ट हैंड आ रहा है, बॉलर सेटल ही नहीं होने पा रहे। फिर आपका पेसर और स्पिनर का एक दूसरे को कंप्लीमेंट करना कैसा है, आपके कितने ओवर आप पेसर से करवाते हैं, आप उसका क्या सीक्वेंस रखते हैं। इस तरह आपकी टीम की पूरी एक सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है। लेकिन इरफान, ये क्या वजह है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, हमने पहले एशिया कप देखा, फिर इंडिया में भी जब वर्ल्ड कप हुआ, फिर T20 वर्ल्ड कप भी जब आता रहता है बीच में, और अब ये भी हम हमेशा ये सुनते हैं कि पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। और अभी भी हम जैसे बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि बड़े प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी टीम में जगह नहीं बनती है। वजह क्या है? ये क्या सिलेक्शन सही नहीं की जाती है? बिल्कुल, ये उसका पार्ट है। ये हमेशा आप कोई भी बड़ा इवेंट देखेंगे, मैं तो ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। हर बड़े मेगा इवेंट से पहले जब आपकी टीम सिलेक्शन होती है, होता क्या है कि 3-4 प्लेयर पैराशूट के थ्रू आ जाते हैं। ऐसे ही है वो अगर आपके सिस्टम के तहत देखें, किसी प्लेयर की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हम करना चाहते, ना ये करना चाहते हैं कि वो वर्दी नहीं था टीम में आने का। सारे प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं वो स्किलफुल होते हैं। होता क्या है कि जब आप एक सिस्टम को या सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, जैसे कि आपने 6 मंथ के अंदर ODI के अंदर, मैं पहले भी बात कर रहा था, 3 कंसेक्टिव आपने सीरीज जीते हैं, आपकी टीम का बैलेंस ठीक था,
आपने सिंपली जो रिप्लेसमेंट चाहिए थी उस प्लेयर की जगह पे दूसरा बेस्ट प्लेयर को इंडक्ट करना था। और आप हमेशा आप किसी गुफ्तगू के दौरान एक और छिक्का पड़ गया जी, हारिस रऊफ को भी छिक्का पड़ गया और आप जैसे कह रहे थे कि जी वो अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं और वो टेंशन में लग रहे हैं, फुल टेंशन में, छक्के चौके पे चौके पड़े और 290 स्कोर जो है वो उन्होंने अभी तक कर लिया है। नहीं वो तो रिटर्न ऑन द कॉर्ड था 300+ तो मैंने पहले ही हम कहा था कि ये तो आराम से आपने तो ये भी तो कहा था ना कि अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान के हक में जाएगी चीज। तो नहीं जाना तो ये तो लॉजिकल डिसीजन है कि करना ही यही चाहिए था। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं आपने 260-70 करना था, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस की तो आपने भी देनी है ना, पहले खेलें बाद में खेलें, बट आपके चांसेस हैं आप बैटिंग करके सेकंड में। अगर आप पहले बैटिंग करते तो इस बॉलिंग के साथ आपको मार पड़ रही है, जब गीली बॉल होनी थी फिर तो आपसे आउट ही नहीं होने थे। तो उस लिहाज से डिसीजन पाकिस्तान का ठीक है। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अब आपने जब अपनी फॉर्मेशन लेनी होती है तो आपने अपने लड़कों पे जिन पे इन्वेस्ट किया होता है उनको खिलाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इरफान खान नियाजी एक ऐसा लड़का था जिस पे आपने 5-6 मंथ से इन्वेस्ट किया, वो फिनिशर के रोल में लेके आए, जैसे बेन स्टोक्स या हार्दिक पांड्या आए थे वो आके रोल प्ले करते हैं। आपने एक साइम अयूब की वजह से 2 प्लेयर बाहर निकाल दिए, आपने सुफियान मुकीम को भी निकाल दिया, आपने इरफान खान नियाजी को भी निकाल दिया। अब वो लड़का सोचता होगा कि मैंने अपने कैरियर में क्या गलत किया कि मुझे टीम से बाहर कर दिया गया। अगेन वही बात है कि अगर आप किसी लड़के को लेके आना होता है, इंडक्ट करना होता है, तो उसको सिस्टम का पार्ट रखें, उसको साथ कैरी करें। आपके 15 के स्क्वाड में जो लड़के होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं एकदम निकाल के, अब जैसे हमने देखा कि ये खुशदिल शाह आए हैं या हम फ़हीम देखें, ये 2-2.5 साल से टीम का पार्ट नहीं थे और आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है ये लड़के, यानी कि बोर्ड की जो 25 का वो पैनल है उसमें भी नहीं है। बीपीएल के अंदर, T20 के अंदर इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर परफॉर्म किया है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस आई है, आपने उस बेस पे सेलेक्ट कर लिया है। पहले तो ये डिफाइन करना है ना आपका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, क्या आपकी डोमेस्टिक है या आपका जो 15 का स्क्वाड है उसके साथ चलना है, तो या आपने कोई लीग क्रिकेट को करना है। लीग तो दुनिया की सबसे वीकेस्ट क्रिकेट कंसीडर किया जाता है, उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड के प्लेयर आते हैं, कोई बहुत बड़े नाम होते हैं, कोई नॉर्मल से फिल इन किया जाता है, कोई लोकल प्लेयर होते हैं। आपका रन्स करना, परफॉर्मेंस देना कोई मैटर नहीं करता। तो आपने जब इस तरह लड़कों को लेके आएंगे और उनको इंडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके ऊपर वो रिजल्ट के ऊपर भी आता है। जिस तरह आपको याद अगर हो T20 वर्ल्ड कप में आमिर और इमाद को रखा गया, बड़ी रीजनेबल परफॉर्मेंस की, लेकिन आप ये देखें आपकी टीम का कम्बिनेशन नहीं बन पाया, वो टीम में जलन ही नहीं हो पाए क्योंकि जो लड़के 2-2.5 साल से टीम का पार्ट नहीं थे, बड़े इवेंट के अंदर जो आपने पहले बात की उसमें ऐड हुए, आपकी लड़कों के साथ वो एडजस्ट ही नहीं हो पाए और आपका पूरा कम्बिनेशन कोर डिस्टर्ब हो गया और आपकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में आपके सामने एक अरसे से हम ये कहते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं कि जो बॉलिंग है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, और क्या आपको लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ ये बरकरार है पाकिस्तान की? मैंने तो शुरू में इमरान कहा कि ये आपका जो लास्ट 6 डेकेड से पाकिस्तान को 90% विकेट्स ये तो बॉलिंग ने दिलवाई थी, बट अब नहीं है ऐसा। अब 1.5 साल से हमारा ये प्रॉब्लम आ गया है, हम कोई भी टोटल करके देते हैं ये बॉलिंग चेस करवा देती है, चाहे आप 300 दें, 250 दें, 350 दें, आपको कोई मैच याद ही नहीं आएगा जो बॉलिंग ने जितवाया हो। अब तो अगर कोई आपको 1 ऑफ विक्ट्रीज मिलती है, कोई सीरीज जीते हैं तो वो बैटिंग ब्रिलियंस की वजह से जीत रहे हैं। कभी सलमान आगा की इनिंग्स आ गई, कभी 2 मैचेस आपको उसने साइम अयूब ने जितवा दिए थे, तो वो बैटिंग की वजह से आप जीत रहे हैं। बॉलिंग की वजह से जो जीतते थे, जो हमारी स्ट्रेंथ होती थी, अब देखें ना आपका सबसे बड़ा मेन बॉलर जो है शहनशाह अफरीदी है, उसको ऐसे मार पड़ती है जैसे गली का बॉलर है, जिस तरह फिलिप ने उस दिन मारा और आज जिस तरह उनको अटैक हो रहा है। हारिस तो शुरू से ही रन देते आए हैं, उनकी यूनिकनेस रही है कि वो रन देते हैं बट विकेट्स भी लेते हैं। अच्छा, इससे ये बता दें कि इस स्कोर के साथ पाकिस्तानी बैटर्स पर कितना प्रेशर आप देख रहे हैं? बिल्कुल आता है, आपको बिल्कुल आता है और आपके अंदर वो जो एक फ्रीडम होती है कई दफा खुल के खेलने की, वो खत्म हो जाती है। एक तो सबसे बड़ी फ्रीडम ये छीन गई है कि हम पहले बैटिंग नहीं कर सकते। ये देखे ना, इवन दो ड्यू फैक्टर भी होता है और अगर आपको पता होता है जिस तरह ये पहले बॉलिंग करते थे तो आप चांस ले लेते कि यार हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी है, ड्यू फैक्टर आ भी गया तो हमने 25-30 रन का कुशन अपने बॉलर को एक्स्ट्रा देना है। बैटिंग बॉलिंग दोनों को अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं हमेशा। बैटिंग तो कहते ही थे, बॉलिंग हमारी फिर भी अब बॉलिंग भी होगी ना, बॉलिंग तो बल्कि अनप्रेडिक्टेबल नहीं, प्रूवन हो चुकी है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ नहीं कर सकती। आप नजर भी आ रहा है कि पाकिस्तान, आप ये देखें कि इसमें क्या हुआ, एक साल लास्टली अमेरिका से हारे, अफगानिस्तान से हारे, आयरलैंड से हारे, बांग्लादेश से हारे। ये वो डिफीट है जो पिछले 5 डेकेड में नहीं पाकिस्तान को हुई थी, यानी वो टीमें जो कभी नहीं पाकिस्तान को हरा पाई। और सारी डिफीट का आप देखेंगे स्टैट्स तो बॉलर का निकलेगा कि बॉलर ने जो भी टोटल था वो करवा दिया, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो चलें जी, आज की ट्रांसमिशन का भी वक्त खत्म हो गया है। ये हमारी प्री ट्रांसमिशन थी स्पोर्ट्स के हवाले से। पोस्ट ट्रांसमिशन रात को 11 बजे आप देख सकेंगे कि मैच के बाद की क्या सिचुएशन होगी,
वैसे अभी तो जो सूरत हाल हम देख रहे हैं बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जिस तरह चौके छक्के मार रहे हैं उसके बाद यकीनन पाकिस्तान टीम पे प्रेशर भी आ गया है। लेकिन बहरहाल हम फिर भी पुरुमीद भी हैं और दुआ भी करते हैं कि आज का मैच पाकिस्तान जीते, क्योंकि आगाज़ अच्छा होगा तो इख्तिताम भी अच्छा होगा। इजाज़त दें आज के प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।